भगत सिंह आपको हर जगह दिखते हैं। आप आरएसएस के ऑफिस में आज जाइए या 20 साल पहले जाइए तो अब भी भगत सिंह को कोई अपनाए ना अपनाए, भगत सिंह को नकारने वाला कोई भी नहीं है इस देश में। खालिस्तानियों से लेके आरएसएस तक सब किसी ना किसी भेष में भगत सिंह को अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। और इस जोड़ने में ये होता है कि भगत सिंह की जो सोच है, उनके जो पहलू हैं, उनका जो कैरेक्टर है, वो सब भुलाया जाता है, क्योंकि आरएसएस ने एक अपना भगत सिंह बना लिया है। खालिस्तान एक पगड़ी वाला भगत सिंह बना लेते हैं, कोई और किसी तरह का भगत सिंह। मार्क्सिस्ट ने भी अपना एक भगत सिंह बनाया हुआ है, हर सोच ने एक तरह का भगत सिंह बनाया हुआ है। मेरे को नहीं लगता कि भगत सिंह किसी एक सोच के अंदर पूरी तरह से बैठते हैं या बिठाए जा सकते हैं। और इसीलिए इन किताबों की ज़रूरत है, ऐसी किताबों की, क्योंकि आप भगत सिंह अपना बनाने के लिए उनको, उनकी जो सोच है उसका दायरा संघ तक नहीं खींच सकते हैं। उनका दायरा जिस सोच से वो नहीं मिलते हैं, नहीं सोच सकते हैं। और ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी अगर आप भगत सिंह को पढ़ेंगे। और भगत सिंह स्कॉलर के रूप में नहीं, थिंकर के रूप में नहीं, मैं अगर भगत सिंह या मेरे जो भगत सिंह हैं उनके बारे बात करना चाहता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट हैं, तो एक तो मेरी अपनी पर्सनल, मेरे ओरिजिन्स भी पंजाब में हैं। भगत सिंह से कुछ हद तक जो रूरल पंजाब है वो एसोसिएशंस हैं। उस सोच में से भगत सिंह का एक, आप देखिए कि उनका पंजाब के सिख परिवारों में से कुछ कम ऐसे परिवार थे जहाँ पे आर्य समाजी सोच और सिख सोच दोनों साथ में ही चल रही थी, क्योंकि इन दोनों सोचों में क्लियर विभाजन था। इन सोचों का जो विभाजन है उसका नतीजा आज तक पंजाब में हमें दिखता है। पंजाब की पंजाबी सूबा मूवमेंट जो हुई है, खालिस्तान के जो प्रोटेस्ट, खालिस्तान का वो लहर नहीं थी जो 80 और 90 के दशक में जो पूरा का पूरा मिलिटेंट मूवमेंट चला है, उस टाइम प्रेस का रोल देखिए आप, हिंदी प्रेस और पंजाबी प्रेस। ये विभाजन आपको सिख सोच और आर्य समाजी सोच से जुड़ता हुआ विभाजन दिखता है, और इसको लेके पंजाब में बहुत दिक्कतें आई हैं। भगत सिंह एक इन दोनों सोचों को लेके, इन दोनों सोचों को इंटरनलाइज पूरी तरह से नहीं करके, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है भगत सिंह की कि उन्होंने किसी सोच को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करके उसे माना नहीं है और अब उन्होंने उस पर सवाल उठाए हैं। तो जो सेकंड पहलू मेरे को भगत सिंह के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कि वो भगत सिंह के जवाब उतने ज़रूरी नहीं हैं जितने उनके सवाल थे। भगत सिंह एक अकेले ऐसे शख्स हैं, आपको दिखते हैं इस पीरियड में, कि पूरे की पूरा जो भारत के नौजवानों में जो आज तक ये टेंडेंसी है कि भाई आपने स्कूल कहाँ जाना है, नौकरी क्या करनी है, शादी किससे करनी है, किस समाज में रहना है, वो आज तक उनके लिए डिक्टेट किया जाता है। और इस बात को वो फेस वैल्यू पे लेते हैं। आपने क्या सोचना है, आपका धर्म क्या है, आपको किस तरह की पूजा प्रथा फॉलो करनी है। आज तक हम पूरी दुनिया में आई थिंक सबसे ज़्यादा एक अपने पास्ट या अपने फैमिली या अपने सराउंडिंग से जो कुछ हमें दिया जाता है उसको लेने को तैयार होते हैं। भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिस पे उन्होंने सवाल उठा के उसकी बुनियाद फिर से देखी नहीं है। और उसमें से आप अगर देखें तो मेरे को लगता है सही तौर पे यही एक पत्रकार है जो सवाल उठाने की क्षमता, किसी एक सोच के सामने झुकना नहीं, डरना नहीं, और उसको पूरी तरह से खुद एग्जामिन किए बिना उससे लगना नहीं या उसके साथ चलना नहीं। ये बहुत ज़रूरी है और ये भगत सिंह में था। ख़ास करके ये जो आज के माहौल में ये हिम्मत उनकी उस समय में खुल के साफ कह देना कि वो नास्तिक थे इस उम्र पे। और वो लेख आज भी पढ़ने लायक लेख है, क्योंकि वो बहुत क्लियर लेख है। उसमें उन्होंने किसी भी एम्बिग्विटी की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ना वो अग्नोस्टिक थे, ना वो किसी बीच दायरे में चलने को तैयार थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि वो एक रिसीव्ड रिलीजियस थॉट पे विश्वास नहीं रखते हैं। वो हर चीज़ पे सवाल फिर से उठाने को तैयार हैं।
दूसरी बात थी, ये उससे जुड़ी हुई कड़ी है कि एक और इंडियन प्रथा है रिनंसिएशन, ब्रह्मचार्य। अगर आप उनका आज़ाद के साथ जो नोकझोंक था उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि उनको ना ब्रह्मचार्य में विश्वास था, ना ही उन्हें कोई एक रिनंसिएशन और ये कोई भारतीय संस्कृति से जुड़ी कोई रिसीव्ड विजडम में ऐसा कोई विश्वास था जिसके साथ वो जुड़े थे। कभी नहीं। अक्सर वो आज़ाद के साथ मखौल करते थे, आज़ाद को ताने देते थे कि ये तुम कैसी चीज़ों में विश्वास करते हो। और आई थिंक वो अकेले आदमी थे जिनसे आज़ाद ये बातें सुनने को भी तैयार थे। तीसरी बात, और इन्होंने ये लिखा था खासतौर पे, वो डिस्टिंक्शन में हमेशा पढ़ता हूँ तो वो इनका जो एक लेख है मेरे को हमेशा खास पसंद आता है, जब उन्होंने नौजवानों को कहा था कि अगर आपको बोस और नेहरू के बीच में चुनना है तो किसको चुनना चाहिए। उन्होंने खास ये लिखा था कि बोस को नहीं, नेहरू को चुनना है। और उसमें जो कारण दिए थे वो कारण अब भी ज़रूरी है पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो कारण, बोस की अपने पहलू काफ़ी लंबे थे, पर बोस के कुछ टेंडेंसीज थी जिनको हम फैसिस्ट कह लें, जो आज हिंदू राइट से जुड़ती हैं। भगत सिंह ने वही टेंडेंसीज आइडेंटिफाई की। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपना कल किसी पास्ट ग्लोरी पे, कि भारत की कोई महान पुरानी भूमिका पे जोड़ के अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये आपको आगे नहीं ले जा सकता है। ये बात बोस में है, नेहरू में नहीं है। नेहरू आगे की देखते हैं, किस तरह का देश हमें बनाना है, पुरानी चीज़ें जो हमें जकड़ी हुई हैं उन्हें कैसे तोड़ना है। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नेहरू नेसेसरली हर चीज़ में बोस से बेहतर थे, पर भगत सिंह के जो कारण थे, जिसके कारण उन्हें लगा है कि बोस की जगह हमें नेहरू को प्रेफर करना चाहिए, वो बहुत क्लियर थे। और वही कारण और उन कारणों की दिक्कतें आज की सरकार में हमें दिखती हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भारत की बुनियाद बने कोई मिथिक दुनिया जो आपने 2000-3000 साल पहले ढूंढ ली है, या 10,000 साल, इनके हिसाब से तो आप जाएं तो 50,000 पहले गणित को लेके, सर्जरी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके सब हो चुका था। भगत सिंह इस चीज़ पे आज भी हंसते अगर उन्हें ये मौका मिलता हंसने का। ये व्यंग उनका एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट था। व्यंग के बिना भगत सिंह ने किसी चीज़ के बारे ना देखा है ना सोचा है। इसी पहलू में मेरे को लगता है कि आप देखें कि भगत सिंह की इस अर्ली उम्र पे मरने की एक भारत के लेफ्टिस्ट सोच पे भी बहुत धक्का लगा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि लेफ्टिस्ट सोच की ओरिजिन्स में बहुत चीज़ें छोड़ी गई हैं। एक तो भगत सिंह जुड़े हुए थे अपने अंकल के थ्रू, अजीत सिंह जो हैं, पंजाब की एक रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन जिसमें पेजेंट को आप रेवोल्यूशनरी क्लास मानते थे। अपनी जो पूरी मार्क्सिस्ट थॉट इवॉल्व हुई है वो ये सोच के इवॉल्व हुई है, सीधा सोवियत यूनियन से बिना सवाल उठाए, बिना सवाल किसी तरह की ये आपने ये बात मान ली है कि सिर्फ वर्कर्स ही आपके रेवोल्यूशनरी क्लास हो सकते हैं। आपको पेजेंट्स या किसी और को रेवोल्यूशनरी क्लास सोचना है तो क्योंकि सोवियत यूनियन में उन्हें नरोदनिक करके नकार दिया था तो आपने भी ये बात मान ली। तो पंजाब की लेफ्ट मूवमेंट हमेशा थोड़ी CPI और CPM से हट के चली है। भगत सिंह का अगर इन्फ्लुएंस होता तो मेरे को लगता है इन पहलुओं पे शुरू पे ही डिबेट होता, जो डिबेट कभी ढंग से इंडिया के लेफ्ट में नहीं हुआ। उनको एक और अवेयरनेस थी, उस पर उनके लेख ज़्यादा नहीं हैं, पर उनको अवेयरनेस ज़रूर थी कि कास्ट और कास्ट की ऑपरेशन का नतीजा क्या है। लेफ्ट की कास्ट के साथ भी इंगेजमेंट कभी नहीं रही है। भगत सिंह की कोई लेख नहीं है, पर जब वो कन्वर्जन की बात करते हैं तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये बात कही है कि आप इफ़ यू ट्रीट देम वर्स देन डॉग्स या कैटल, जो भी उनका सवाल है, तो कन्वर्जन तो होएगी। अगर कन्वर्जन हो रही है तो कन्वर्जन की कारण हिंदुइज्म की अपनी जो वीकनेस है, जो कास्ट प्रथा है, जो अनटचेबिलिटी है, उसी के कारण कन्वर्जन हो रही है। कन्वर्जन के लिए आप किसी और को ना ब्लेम करिए, ये खास तौर पे भगत सिंह ने बहुत क्लियरली कह दिया था। तो ये अवेयरनेस ऑफ हिंदुइज्म की हायरार्कीज और हिंदुइज्म की सोच में ये जो कास्टिज्म और ये अनटचेबिलिटी जो भरी हुई है, उसकी अवेयरनेस थी भगत सिंह में। या उनके लेख में या पॉलिटिक्स में ये अवेयरनेस कैसे ट्रांसलेट होती है हमें कहना मुश्किल, पर एक चीज़ क्लियर थी कि भगत सिंह ने
अब मरते दिन तक सोचना नहीं बंद किया था और उनकी सोच इवॉल्व हो रही थी। तो कोई अगर आज मुड़ के कह दे कि भगत सिंह इस बात में पक्का बिलीव करते थे और या इस पे डटे रहते, वो कहना मुश्किल है। हमें बस इतना मालूम था कि वो किन चीज़ों के खिलाफ थे, किन चीज़ों के अगेंस्ट थे। वो चीज़ें ज़रूरी हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, वो कास्टिज़म्स के खिलाफ थे, रिसीव्ड रिलीजन के खिलाफ थे। ये चीज़ें हमें आज भी सामने रखनी ज़रूरी हैं। और ये सब चीज़ों के बावजूद, क्योंकि ये चीज़ें आज भी हर एक पार्टी की अपनी पार्टी लाइन है, राइट से लेकर लेफ्ट तक, हर एक सोच, हर एक धर्म की अपनी पार्टी लाइन है। भगत सिंह किसी भी पार्टी लाइन में फिट नहीं आते हैं और मेरे लिए यही भगत सिंह, मेरे भगत सिंह इसीलिए ज़रूरी हैं। और मेरे को लगता है हर एक आदमी को ये भगत सिंह ढूंढना ज़रूरी है अपने लिए। और इसीलिए एक वो अकेले ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में ये कह सकता हूँ प्रेजेंट में, हो सकता है कि उनकी मौत एक ऐसी उम्र पे हुई होए कि हमारे पास सवाल ज़्यादा रह जाते हैं कि वो इस चीज़ पे क्या सोचते। अगर हम गांधी को देख लें या किसी और थिंकर को देख लें, उनकी ज़िंदगी और उनके लेख इतने हैं कि हमें कई ऐसी चीज़ मिल जाती हैं जिस पे हम कह सकते हैं यहाँ पे वो गलत थे, यहाँ पे वो ठीक नहीं थे, यहाँ पे हम उनसे सहमत नहीं हैं। भगत सिंह के साथ वो बातें सच नहीं हैं। तो इसके कारण एक इंटरैक्टिव ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कुछ सीख सकते हैं, जिसको हम आगे एक बेसिस बना सकते हैं फ्यूचर के थिंकिंग के लिए, आई थिंक भगत सिंह सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। और इस पहलू में ऐसी किताबों की बहुत ज़रूरत है जो कि एक भगत सिंह की कैरेक्टर और उनकी सोच और ये जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट है और उनके आसपास के लोगों ने भगत सिंह में क्या देखा है, और ये किताब वही किताब है। तभी मुझे लगता है कि मेरे भगत सिंह पे ही हमें सबको थम जाना चाहिए। इससे अच्छी कोई और टाइटल या कोई और कंक्लूजन नहीं हो सकता है। थैंक यू।